उसमें बता रहा था कि जैसे विधायिका तथा कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका में संबंध, तो विधायिका और कार्यपालिका में जो संबंध है, तो इसमें दो तरह का संबंध होगा। या तो अच्छा संबंध होगा या तो बुरा संबंध होगा। तो जो अच्छा संबंध है, अच्छा संबंध का मतलब विधायिका का कार्यपालिका से अच्छा संबंध, इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ पावर, शक्तियों का संलयन। शक्तियों का संलयन, ऐसी शक्तियों के संलयन का मतलब उस दिन समझा रहा था कि जो विधायिका कार्यपालिका है, दोनों आपस में समन्वय होकर काम करते हैं। तो दोनों आपस में समन्वय होकर काम करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। ये मैं उस दिन समझा रहा था। मतलब विधायिका और कार्यपालिका में अच्छा संबंध होगा तो इसी को फ्यूजन ऑफ पावर कहा जाता है। अब फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब विधायिका और कार्यपालिका में अच्छा संबंध। अब बुरा संबंध का मतलब हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहें। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, इसी को बोला जाता है शक्तियों का अध्यक्षीय व्यवस्था। ये मैं उस दिन समझा रहा था। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? तो ब्रिटेन। और अध्यक्षीय व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका मतलब यूएसए। जो कि ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हैं तो अमेरिका का मतलब अमेरिकी महाद्वीप नहीं, अमेरिका का मतलब हुआ जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए भाई उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में जो है अमेरिका भी आएगा, कनाडा भी आएगा, और उसके नीचे जो है मैक्सिको भी आएगा। मध्य अमेरिका मैक्सिको, हमको ज्योग्राफी नहीं ज़्यादा आता, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अमेरिका का मतलब अमेरिका देश, यूएसए, ये मैं उस दिन समझा रहा था। अब इसी चीज को ऐसे समझिए कि जो हम लोग जैसे कार्यपालिका कहते हैं, इसी चीज को दूसरे स्वरूप में समझाता हूं। जैसे कार्यपालिका हम लोग कहते हैं, तो कार्यपालिका में मान लीजिए हम कहते हैं कि दो तरह की कार्यपालिका हो सकती है। एक तो जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर, एक हो सकती है सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर। इसी चीज को हम दूसरे स्वरूप में समझा रहे हैं। अब कौन सा स्वरूप पूछेगा हमको पता थोड़े ना है, तो दो तीन तरीके से समझाएंगे तब नहीं समझ में आएगा। कार्यपालिका में एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व की कार्यपालिका। एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की कार्यपालिका। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व की कार्यपालिका है उसी को कहा जाता है संसदीय व्यवस्था। और जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व केवल पाया जाता है, मतलब इस सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत होता है वो संसदीय व्यवस्था में, और जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है तो इसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था। अध्यक्षीय व्यवस्था समझने का तरीका है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखिए, ये लिखिए। तो अब मैं इसी को समझा रहा था उस दिन। तो हम लोग को जो है दो बात क्लियर करना है। पहला बात तो ये क्लियर करना है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका है, उसके संबंध के आधार पर जो संविधान का वर्गीकरण किया जाता है, सरकार का वर्गीकरण किया जाता है, उस सरकार को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है संसदीय व्यवस्था और दूसरा होता है अध्यक्षीय व्यवस्था। अब मैं इसको जैसा समझाता हूं, अब एक एक करके मैं समझाता हूं, और आपको दो लाइन ध्यान रखना है कि शक्तियों का संलयन संसदीय व्यवस्था में पाया जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षीय व्यवस्था में पाया जाएगा। अब पहले संसदीय व्यवस्था समझाता हूं। अभी मैं बताया कि संसदीय व्यवस्था, तो जब मैं संसदीय व्यवस्था कहूंगा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहूंगा, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? अभी जो मैं बताया कि भाई जो संसदीय व्यवस्था होगा उस संसदीय व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका में समन्वय होगा। अभी बताया हूं, जो उस दिन बताया था उसी को समझा रहा हूं। विधायिका कार्यपालिका में समन्वय होगा, तो इसी को तो हमने कहा कि फ्यूजन ऑफ पावर है। तो फ्यूजन ऑफ पावर है तो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। उस दिन समझाया था, जो लोग पढ़े होंगे उस दिन कॉपी में होगा।
तो ए का बी से संबंध, भाई मैं कह रहा हूं कि विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय का मतलब ए का बी से संबंध, तो उस दिन जो समझाया था उसी को समझा देता हूं। ए का बी से संबंध होगा। ए का बी से संबंध का मतलब है कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे, मतलब विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। मतलब ये जो बड़ा गोला है वो विधायिका हो गया, इसके भीतर कार्यपालिका हो गई। ए का बी से संबंध कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे यहां हम लोग विधायिका कहते हैं, तो मान लीजिए विधायिका में जो है एक तो केंद्र स्तर हो गया, तो केंद्र स्तर पर विधायिका का नाम क्या है? संसद। और राज्य स्तर पर विधायिका का नाम क्या है? विधानमंडल। अब संसद में जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि संसद के दो सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होगा वही व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य होगा। भाई ए का बी से संबंध का मतलब मैं बार बार कर रहा हूं कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे। लिख देता हूं, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे। तो विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा दो सदन है, तो लोकसभा राज्यसभा दो सदन है, तो जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होगा वही व्यक्ति मंत्री बनेगा, और जो नहीं सदस्य है वो मंत्री तो बन सकता है, जो सदस्य नहीं है वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर जो है 6 महीने के भीतर जो है उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं जिससे क्लियर हो, भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बनेंगे या मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, ये मैं बताया था उस दिन। अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई ए का बी से संबंध है, तो बी का भी तो ए से संबंध होगा, उस दिन समझा रहा था। तो बी का ए से संबंध का मतलब कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बी से ए के संबंध का मतलब हुआ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका, तो उस दिन मैं समझाया था कि कार्यपालिका का मतलब दो चीजें, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। और राजनीतिक, जैसे उस दिन समझाया था ना कि राजनीतिक कितने लोग ऐसे थे जो उस दिन नहीं आए थे? कोई बात नहीं, आज मैं समझा रहा हूं। अब आगे फिर रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि कोर्स बहुत है, मैं एक दिन भी पढ़ाया नहीं हूं, इस पर बात जान लीजिए, पहले दिन ही शुरू किया हूं, आज मैं शुरू कर रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा, क्लास वास मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर वो रिवीजन हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है ना। आपको लगता होगा संविधान, और भी बताया था कि संविधान नहीं पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, राज्य व्यवस्था। और संविधान का मतलब छोटा गोला, संविधान का मतलब थ्योरी। देखिए, कभी हो सकता है तथ्य कोई अनुच्छेद गलत निकल जाए। कल मैं बैठा था तो ऐसे सोचा, जो अवशिष्ट शक्ति है 248 में है। कल शायद मैं गलती से 148 बोला था, 248 में है, ध्यान रखिएगा। नहीं, अवशिष्ट शक्ति बोल रहा था। तो हाँ, मैं जो है ऐसे कोई वीडियो देखा होगा तो हमसे बोला, तो हम लोग नहीं 248 से 148 नहीं, 148 में तो कैग की बात है ना, कैग की बात। अवशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 248 में, और अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया? तो कनाडा से। और फिर उसके बाद जो है अवशिष्ट शक्ति पर किसका अधिकार है? तो संसद का। और अवशिष्ट शक्ति का मतलब जैसे बताया था कि जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कहीं नहीं लिखा है उसको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। और यहां पर जो है भारत में देखा जाए तो जैसे साइबर अपराध है तो कहीं नहीं लिखा था, तो साइबर अपराध या अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब अवशिष्ट शक्ति के विषय माने जाएंगे, जिसका उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये मैं बता रहा था कि बी का संबंध से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका तभी तक
कार्य करती है जब तक लोकसभा में बहुमत हो, लोकसभा में बहुमत हो। मतलब वर्तमान में जैसे 502 एंग्लो इंडियन तो हट गए, तो वर्तमान में कितना हो गया? 543। 543 तो 543 हो गए, तो इसमें जो है देखा जाए तो आधा का मतलब 273 एक तरह से। तो 273, ये ध्यान रखिए, एंग्लो इंडियन को बहुमत वाले में शामिल नहीं किया जाता था। उस दिन बताया था कि 104वां संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन का पद समाप्त हो गया। अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है, तो 273 जिसके पास होंगे सरकार उसकी चलेगी, यही तो मतलब निकला। तो यहां बहुमत का मतलब 273, और लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, क्योंकि उस दिन समझाया था कि जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा जनता का सदन है, तो लोकतंत्र में जनता का महत्व होता है, इसलिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, राज्यसभा में नहीं, ये मैं समझाया था। अब इस बात से क्या क्या विशेषता इसका निकलता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको 2 लाइन का कंसेप्ट फिर दोबारा बता रहा हूं। संसदीय, जैसे मैं बताया कि विधायिका और कार्यपालिका में संबंध के आधार पर अच्छा संबंध, बुरा संबंध। अच्छा संबंध का मतलब फ्यूजन ऑफ पावर, शक्तियों का संलयन। तो शक्तियों का जो संलयन है उसको बोलेंगे संसदीय व्यवस्था, और सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, उसको बोलेंगे अध्यक्षीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का उदाहरण ब्रिटेन, और ब्रिटेन से ही भारत में संसदीय व्यवस्था लिया गया है। और यह है अमेरिका। अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं संसदीय व्यवस्था बता रहा हूं। अब संसदीय व्यवस्था में बताया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है। तो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, बाहर का व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने के लिए। और 6 महीने के बाद उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। 2001 से पहले जो है क्या होता था कि 6 महीने पूरे होने के एक दिन पहले वो इस्तीफा देता था, फिर शपथ ले लेता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में जो है तमिलनाडु का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पूरे 5 वर्ष में जो है यह 6 महीने का जो शर्त है केवल एक बार लागू होगा। मतलब 5 वर्ष तक सरकार चलेगी तो आप एक बार मंत्री बन सकते हैं इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं कि जो है त्यागपत्र देकर दोबारा आप मंत्री बन जाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा कि यदि 5 वर्ष सरकार चलती है तो उसमें एक बार आप जो है 6 महीने के लिए मंत्री बन सकते हैं। ये नहीं कि एक दिन पहले आपने त्यागपत्र दे दिया, दूसरे दिन फिर आपने ग्रहण कर लिया। अब फिर मैं बताया कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यहां विधायिका में 2 सदन हो गए, लोकसभा राज्यसभा। तो मैं बताया कि लोकसभा क्या है, तो लोकसभा जो है ये प्रथम सदन है। प्रथम सदन है क्योंकि जनता का सदन है, ये जनता का सदन है, जनप्रिय सदन है। और इसी को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो निम्न सदन में बहुमत होना चाहिए। और राज्यसभा निम्न सदन नहीं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों की सभा कहा जाता है। राज्यसभा को जो है वो देखा जाए तो द्वितीय सदन कहा जाएगा, द्वितीय सदन कहा जाएगा। तब इसका पहला विशेषता समझिए। जो संसदीय व्यवस्था होता है, उस दिन बताया था कि इसमें 2 तरह के प्रमुख होते हैं। एक तो नाम मात्र का, या इसी को हम लोग बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। तो नाम मात्र का प्रमुख जो है वो देखा जाए तो जैसे भारत में, मान लीजिए भारत में राष्ट्रपति है नाम मात्र का प्रमुख। ब्रिटेन में जो है नाम मात्र का प्रमुख राजा है, राजा है। और वास्तविक प्रमुख कौन है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मत लगा दीजिएगा। अब मंत्रिपरिषद नहीं दिया रहेगा तो मंत्रिमंडल। ये उस दिन बताया था, इतना ही बताया था। अब बताया था कि वास्तविक प्रमुख की सलाह पर ही नाम मात्र का प्रमुख कार्य करता है। तो पहला विशेषता क्या हुआ कि 2 तरह के प्रमुख होंगे, एक नाम मात्र का और वास्तविक प्रमुख, नाम मात्र का और संवैधानिक प्रमुख, नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और दूसरा होगा रियल हेड। और ये जो वास्तविक प्रमुख है, उसी वास्तविक प्रमुख की सलाह पर ही जो है नाम मात्र का प्रमुख कार्य करेगा। वास्तविक प्रमुख की सलाह पर नाम मात्र का प्रमुख कार्य करेगा। और उसने बताया था कि जो भारत में है, तो भारत में मंत्रिपरिषद है,
तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति सामान्यतः कार्य करता है। तो संविधान में, मूल संविधान में ये लिखा था, मूल संविधान में लिखा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक, अब जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में यह कह दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है, मतलब मस्ट बी शब्द का प्रयोग कर दिया गया 42वां संविधान 1976 द्वारा। अब फिर उसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। इसमें कह दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और दोबारा मंत्रिपरिषद यदि विचार करके भेजेगा तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो पहला विशेषता हुआ कि जो संसदीय व्यवस्था होगा उसमें दो तरह के प्रमुख होंगे, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक प्रमुख। और जैसे मान लीजिए भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, ब्रिटेन में राजा नाम मात्र का प्रमुख है, और वास्तविक प्रमुख हो गया मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। उस दिन समझाया था कि मंत्रिपरिषद का काम कौन करता है, मंत्रिमंडल। यहां पर स्थिति क्या है, तो स्थिति वर्तमान की स्थिति क्या है, तो ये वर्तमान की स्थिति है, ये जो बताया। तो वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य क्या संबंध है, तो ये वाला टिक लगाइएगा। यहां तक क्लियर? हाँ, लोकसभा राज्यसभा सभी आ सकते हैं, मनोनीत सदस्य भी बन सकते हैं। नहीं, लोकसभा के प्रति। हाँ, जो भी मंत्री होगा, जैसे अभी मैं समझा रहा था साइड में, उसको और अच्छा से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कार्यपालिका है, तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि कोई भी कार्यपालिका है तो मान लीजिए एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर होता है। मैं कहूं कि कार्यपालिका दो तरह से हो गई, एक तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका हो गई, और एक जो है व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर हो गई। व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर हो गया। तो सामूहिक नेतृत्व का मतलब होता है एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। तो संसदीय व्यवस्था में सामूहिक नेतृत्व पाया जाता है। मैं कहूं कि सामूहिक नेतृत्व से संबंधित कौन सी अवधारणा है, तो संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था में अभी मैं बताया कि फ्यूजन ऑफ पावर पाया जाएगा, और अभी बताया कि विधायिका कार्यपालिका में समन्वय होगा, इसी को हम लोग फ्यूजन ऑफ पावर कहते हैं। और सामूहिक नेतृत्व का मतलब एक साथ तैरना और एक साथ डूबने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए उसकी तीन बातें हैं। यदि मान लीजिए किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो इसका मतलब किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। और यदि मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि विपक्ष जो है सरकार की संख्या की जांच करने के लिए कि 273 का समर्थन है कि नहीं, जांच करने के लिए एक प्रस्ताव लाता है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है, और यदि स्पीकर स्वीकार कर लेता है तो उस पर चर्चा और मतदान होता है। और यदि विपक्ष 273 सदस्य को जुटा लेता है तो इसका मतलब सरकार खत्म। इसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। एक तो तरीका यह हुआ एक साथ तैरना और एक साथ डूबने का, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पूरी सरकार के खिलाफ आएगा, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। यदि मान लीजिए एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इसका मतलब कि पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। नहीं समझ में आया? और दूसरा मतलब क्या निकला? दूसरा मतलब ये निकला कि यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरी सरकार जाएगी। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा तो पूरी सरकार जाएगी, दोबारा मंत्रिपरिषद का गठन करना पड़ेगा। और तीसरा मतलब क्या निकला? तीसरा मतलब यह निकला कि यदि प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बदलेगा, पूरी सरकार जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए राजीव गांधी साहब का मृत्यु हो गया, तो राजीव गांधी साहब का मृत्यु हो गया,
सॉरी इंदिरा गांधी को लीजिए, ज्यादा समझ आएगा। इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी ना, राजीव गांधी साहब मरे थे तो प्रधानमंत्री नहीं थे। इंदिरा गांधी जब मरी थी तो प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी का डेथ तो 8:15 बजे ही हो गया था, लेकिन कागज में देखेंगे तो 9 बजे के आसपास का समय है। जब राजीव गांधी साहब आ गए, शपथ ले लिए प्रधानमंत्री की, उसके बाद कहा गया कि अभी इंदिरा गांधी मरी हैं कागज में। क्यों? क्योंकि केंद्र स्तर पर बिना मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति काम कैसे करेगा? केंद्र स्तर पर 356 का प्रयोग नहीं हो सकता। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा। और मैं बताया कि इंदिरा गांधी जब मर गई तो इसका मतलब कि मंत्रिपरिषद खत्म, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। और जब मंत्रिपरिषद खत्म तो दोबारा पहले मंत्रिपरिषद बनाइए, तब तो दिखाएंगे कि इंदिरा गांधी मर गई। नहीं तो उस समय में हम लिखेंगे क्या कि संविधान में रिक्तता हो गया, व्यवस्था में रिक्तता हो गया। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का ही मतलब होता है। तो ये मैं बता रहा था कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर सरकार पूछेगा कि कौन सी कार्यपालिका होती है, तो संसदीय व्यवस्था। अब व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर अध्यक्षीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था। यहां तक क्लियर? तो पहली विशेषता मैं बताया, ये पहली विशेषता हो गया। अब दूसरी विशेषता नंबर 2 लिखिए, लिखवा देता हूं, कितना याद करेंगे आप लोग। नंबर 2 लिख दीजिए। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय एकता का सिद्धांत पाया जाता है। मंत्रिमंडलीय एकता, वही सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय एकता का सिद्धांत पाया जाता है। मंत्रिमंडलीय एकता का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद आबलिक मंत्रिमंडल संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है, संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है। संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है। जनता के समक्ष एक समूह के रूप में होता है। जनता के समक्ष एक समूह के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा बात समझिए। यहां पर ऐसे समझिए कि ये जो है, जैसे हमने बताया, मान लीजिए तीसरा विशेषता समझिए। ये मैं अभी बताया कि ये हो गया विधायिका, इसके भीतर क्या हो गया? कार्यपालिका। अब फिर दोबारा बता रहा हूं, ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका बताया था उस दिन, दोबारा फिर बता रहा हूं क्योंकि बेस से जानेंगे नहीं तो आगे समझाऊंगा क्या। कार्यपालिका एक हो गया स्थायी कार्यपालिका, एक हो गया अस्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका जो है वो हो गया क्या? नौकरशाही। और अस्थायी कार्यपालिका मतलब राजनीतिक कार्यपालिका, लिखिएगा मत, राजनीतिक कार्यपालिका। और ये जो नौकरशाही है इसको हम लोग बोलते हैं प्रशासन, इसको राजनीतिक कार्यपालिका को बोलते हैं शासन, शासन। और ये हो गया मंत्रिपरिषद। और हमारे यहां मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में प्रशासन कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में प्रशासन कार्य करता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका प्रमुख होगा कि प्रशासनिक कार्यपालिका? राजनीतिक कार्यपालिका। तो जब मैं कार्यपालिका बोलूंगा तो आप समझेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। वो दूसरी बात है कि उसके नियंत्रण में प्रशासन काम करता है, लेकिन आप अपने दिमाग में रखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। तो विधायिका के भीतर हो गया कार्यपालिका, और कार्यपालिका के भीतर हो गया मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद के भीतर हो गया मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल के भीतर हो गया प्रधानमंत्री। ये गोला ध्यान रखेंगे। अभी बताइए कि मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका, मैं कहूं कि भारत की कार्यपालिका और भारत की मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंस है? बोलिए जल्दी से, बस बढ़िया। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्लस मंत्रिपरिषद होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होता है।
अभी नहीं समझा रहा था, यहां ये लिख रहा था विशेषता में कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम राजनीतिक कार्यपालिका हुआ ना। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, तो केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख कौन? केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। बोलने में भी संकोच है। ये बताइए, मान लीजिए केंद्र में सरकार का प्रमुख कौन? एक तो आप लोगों को समझाते ना, या तो हम ही नहीं समझा पाते या तो आप समझ नहीं पाते। उस दिन बताया था कि सरकार ने निर्णय लिया, तो सरकार ने निर्णय लिया का मतलब मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया। तो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया, तो व्यवहार में सरकार का मतलब क्या? मंत्रिपरिषद। तो सरकार का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। तो भारत में सरकार का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। भारत में राज्य का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। राज्य का प्रमुख मतलब नाम मात्र का जो प्रमुख है, जिसके नाम से सब काम हो रहा है। किसके नाम से काम हो रहा है? राष्ट्रपति के नाम से। भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। भारत में शासनाध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। शासनाध्यक्ष, अरे वो तो चिड़िया उड़ और जो कौन कौन सा खेल चलता है वही हाल हो गया। शासनाध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष। अभी लिखा हूं, अब कैसे पढ़ाऊं? देखिए यहां पर लिखा हूं, बस इसको ढप दिया इसीलिए, अभी इसको ढप दिया। शासन, तो शासन का मतलब राजनीतिक कार्यपालिका, और शासन का मतलब मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। और यहां पर जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका जब मैं कह रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद, सब काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति। राज्य का मतलब यूपी बिहार नहीं, राज्य का मतलब देश। राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। जब मैं कहूंगा मान लीजिए कि शासन का अध्यक्ष, तो शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। सरकार का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्र का नेता कौन? नेतागिरी करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्र का नेता कौन? प्रधानमंत्री। वो एसएससी में नहीं क्वेश्चन आता है, जो बच्चा लोगों का नहीं, अब तो खैर उतना आसान एसएससी में नहीं आता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन, शासनाध्यक्ष कौन, कुछ पूछता रहता है। अब मत गलती करिएगा। और इसको समझा रहा था, ये बड़ा गोला हुआ विधायिका, विधायिका के भीतर गोला हुआ कार्यपालिका, और कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति प्लस मंत्रिपरिषद। और यहां पर मंत्रिपरिषद का मतलब उस दिन बताया था 4 तरह के मंत्री, बताया था ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 तरह के मंत्री बताया था। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, और राज्य मंत्री और उप मंत्री, उप मंत्री। और यहां पर जो है मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बताइए, हमारे यहां अनुच्छेद 74 पढ़ेंगे, 75 पढ़ेंगे, तो वहां पर सिर्फ मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है। अब पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार उल्लेख है, अनुच्छेद 352 में। वो भी मूल संविधान में नहीं था, बल्कि देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जनता पार्टी सरकार ने जोड़ा। तो अनुच्छेद 352 में एक बार केवल मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। अब पूरे संविधान में हर जगह मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है। और हमारे यहाँ परंपरा के आधार पर मंत्रिपरिषद का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब परंपरा के आधार पर है। तो संविधान में हमारे यहाँ इन सब चीजों का उल्लेख नहीं है। क्लियर? संविधान में मंत्रियों के स्तर का उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है। ये सब हमारे यहाँ अभिसमय है, परंपरा है। ठीक है, ये गोला बना लीजिएगा।